हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? मैं हूं विष्णु शर्मा और स्वागत है आपका अपने प्यार से यूट्यूब चैनल द कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास संभव बेच 51वीं क्लास है हमारी। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट फार्मूलाज ऑफ सेंटर ऑफ मास और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ठीक है, चलिए 1 मिनट भाई, आज थोड़ी जगह बताते हैं हमारे लिए। चलिए देखो भाई, आज की क्लास सेंटर ऑफ मास की लगभग सारे कॉन्सेप्ट हम आज की क्लास में पढ़ लेंगे, तो होने वाली है लास्ट क्लास। उसके बाद में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के। सेंटर ऑफ मास के सवाल तो हमने पढ़े, सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट को जाना, बट सेंटर ऑफ मास का जो टॉपिक है, सेंटर ऑफ मास की जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी है, सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड जो फॉर्मूलाज हमने पढ़े हैं, ये कहाँ पर काम आने वाले हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं अब नेक्स्ट क्लास से, जहाँ हम पढ़ेंगे कोलिजन। कोलिजन यानी टक्कर, संघट। हिंदी मीडियम वाले तो संघट ही पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कोलिजन के बाद में हम पढ़ने वाले हैं रोटेशनल मोशन। कहाँ क्या पढ़ने वाले हैं? रोटेशनल मोशन। तो दोनों ही टॉपिक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप चाहे एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे नेवी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एनडीए फिजिक्स पढ़ रहे हो, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो, या नीट की तैयारी कर रहे हो, लेब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, एनीथिंग जहाँ पर भी फिजिक्स का जिक्र होगा वहाँ पर संघट और रोटेशनल मोशन यानी रिजिड बॉडी मोशन है ना, वो ज़रूर आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर लेब असिस्टेंट। नया सिलेबस आया राजस्थान लेब असिस्टेंट का, और वहाँ पर रिजिड बॉडी है, और उसमें टॉपिक दे रखा है सीधा एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क यानी बल आघूर्ण, कोणीय संवेग, बस इतना सब कुछ। लेकिन अभी तक ये नहीं पता है आपको कि जब आपको बल आघूर्ण, कोणीय संवेग ये सब पढ़ना पड़ेगा, तो उससे पहले आपको जानना जरूरी है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास पढ़ना पड़ेगा, वेक्टर्स पढ़ना पड़ेगा, लॉ ऑफ मोशन या इक्वेशन ऑफ मोशन समझना पड़ेगा, गति के समीकरण जो है वो समझने पड़ेंगे। उसके बाद जाकर हमारा दिमाग काम करेगा रोटेशनल मोशन में। इतना आसान टॉपिक नहीं है जितना अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें दिया जाता है। इसीलिए नीट आईआईटी वालों को पूछिए इस बारे में, जो बड़े डीपली पढ़ते हैं। यदि उन्हें पूछा जाए कि 11th और 12th में सबसे पहले आप टॉपिक जिन्हें छोड़ना चाहेंगे वो कौन से होंगे, तो सभी लगभग सब 60 से 70% बच्चे ही बोलेंगे कि हम रोटेशनल मोशन छोड़ना चाहेंगे, वेव्स छोड़ना चाहेंगे, और फिर उसके बाद में काइनेमेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का नंबर आएगा, ठीक है। लेकिन रोटेशनल मोशन के बारे में अप्रॉक्सीमेटली सबका ही मुँह ऐसे अजीब सा मुँह बन जाएगा रोटेशनल मोशन का नाम सुनकर, क्योंकि हम जब रोटेशनल मोशन पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं केवल टॉपिक, उनके फॉर्मूलाज। लेकिन रोटेशनल मोशन एक ऐसा टॉपिक है, रिजिड बॉडी मोशन एक ऐसा टॉपिक है, यानी घूर्णन गति एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर वेक्टर समझ लो, इक्वेशन ऑफ मोशन समझ लो, न्यूटन के गति के समीकरण, ठीक है, और वर्क एनर्जी थ्योरम समझ लो, वर्क एनर्जी पावर का जो क्या बोलते हैं उसको चैप्टर है, उससे रिलेटेड जो फॉर्मूलाज है वो, कोलिजन समझ लो, सेंटर ऑफ मास समझ लो। यानी रोटेशनल मोशन से पहले जितने भी टॉपिक हम पढ़ चुके हैं आज तक, उन सभी टॉपिक का बेसिक यूज़ आता है रोटेशनल मोशन में। और हम जब आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारा पुराना धीरे धीरे हम भूलते जाते हैं, सब दिमाग में फाइलों के नीचे दबता रहता है, धूल जम जाती है दिमाग की सारी फाइलों पर, और हम धूल झटकाकर उन फाइलों को वापस निकालना नहीं चाहते। कौन पढ़े? और फिर हमारा दिमाग खराब हो जाता है और हमें रोटेशनल मोशन लगने लग जाता है टफ, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है आप पहले पूरा बेसिक समझिए, ताकि चैप्टर आपको पूरा आए, नहीं तो केवल रटने जैसी हालत रह जाएगी। हम कुछ फॉर्मूलाज पढ़ के जाएंगे, कुछ फॉर्मूलाज रट के चले जाएंगे। यदि सीधा सवाल आ गया तो हम वहाँ पे टिका देंगे, नहीं आया थोड़ा सा भी सवाल घूम गया तो फिर हमारा दिमाग पूरा घूमेगा 360 डिग्री, ठीक है। चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो सब पढ़ने वाले हैं, और साथ में पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और यदि कुछ बच जाता है तो उसे मैं कोलिजन या वहाँ पर आगे नेक्स्ट क्लास में साथ में ले लूँगा, ठीक है। चलिए करें स्टार्ट हमारी क्लास को। चलिए भाई, तो भाई देखिए, पहले मैं 2 सवाल लेके आया हूँ के लिए। ये मेरे पास एक टी जैसी आकृति है, ठीक है, ये लो। यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है,
यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक भी 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक भी 10 सेंटीमीटर है। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो देखो एरिया पर चेक करते हैं। इसको मैं ऐसे खींच देता हूँ, ये लो, इसका एरिया है 10 × 2 20, इसका एरिया है यहाँ से यहाँ तक 10 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, 10 × 2 20, ठीक है। तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, एरिया सेम है, यहाँ पर एरिया सेम है। और हमसे पूछा गया है सेंटर ऑफ मास की लोकेशन, हमसे पूछा गया है कि इसमें द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर आएगा। एकदम से सीधा सीधा उठाते हैं, पहले इस एरिया को उठाते हैं और इस एरिया का सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर आएगा। इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। सिमेट्री बनी नहीं बनी, आधी इधर आधी उधर, सेंटर ऑफ मास इधर आएगा। अरे भाई सिमेट्रिक लाइन पर ही तो आता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर ही तो सेंटर ऑफ मास आता है। तो मैंने एक लाइन ऐसे खींची जो इसको आधा आधा बराबर हिस्सों में बांटती हूँ, ठीक है। अब इसको छोड़ देते हो, पहले इसका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। तो इसके लिए मैंने एक लाइन और खींची ऐसे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री जहाँ पर काटती है, 2 या 2 से ज़्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री जहाँ पर काटती है वहाँ पर सेंटर ऑफ मास होता है। तो इस पहले का सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पर आ गया, कितना नीचे आया 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी कितना आया 1 सेंटीमीटर, बीच में आ गया ना कहीं पर, ठीक है। बीच में कहीं पर क्यों, एग्जैक्ट लोकेशन मिलेगी इसकी। तो जब आपके पास एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी आकृति को आधा आधा बांट देती है, तो आपका सेंटर ऑफ मास उसी पॉइंट पर आता है। लेकिन यदि आपको ऐसी एक से ज़्यादा लाइन मिल जाए तो वो लाइनें जहाँ मिलेगी, जहाँ पर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, जिस पॉइंट पर काटेगी, उस कटे हुए जिस पॉइंट पर वो काटेगी, उसी काटने वाले बिंदु पर, कटान बिंदु पर आपका सेंटर ऑफ मास आता है, ठीक है। अब इस पूरे टी को देखा जाए, इस पूरे टी को देखा जाए तो मेरे पास अभी तक ऐसी लाइन नहीं आई है। मेरे पास केवल एक लाइन आई है ऐसी जिसको आधा आधा बांटती है, यानी जो आपका सेंटर ऑफ मास है पूरी आकृति का, वो कहीं बीच में इसी लाइन पर मिलने वाला है। लेकिन यदि मैं इस अकेले का सेंटर ऑफ मास निकालूं तो वो मुझे पता है यहाँ मिलेगा, ठीक है। अब चलिए इसका भी चेक कर लेते हैं, इस नीचे वाले पोर्शन का। इस नीचे वाले पोर्शन को ऐसे लो, देखो इसका आधा इस लाइन की होगा, इतना इधर इतना इधर, इसको भूल जाओ भाई, ये नहीं है अभी, आधा इधर आधा इधर। तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पर, इसका सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पर। तो मैं एक लाइन और ले लेता हूँ और ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया यहाँ पर, ठीक है। अरे 2 अलग अलग आकृतियों के सेंटर ऑफ मास निकाल कर उनके मास को उनके सेंटर ऑफ मास पर रख दीजिए, और उन दोनों सेंटर ऑफ मास पर रखने के बाद में आप पूरे का सेंटर ऑफ मास निकाल लीजिए। मैंने शुरू क्लास में बताया था कि जब भी किसी बड़ी आकृति का हमें सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो हम क्या करते हैं, उसे छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, और छोटे कंपोनेंट्स का मास यानी द्रव्यमान एक जगह इकट्ठा करके उन्हीं छोटे कंपोनेंट्स के सेंटर ऑफ मास पर रख देते हैं, ठीक है। आगे मेरी बात समझ, ऐसा ही सवाल मैंने करवाया था। तो यदि मैं इसको पूरे को समेट कर यहाँ पर रख दूँ और पूरे का मास जो भी है m ले लेता हूँ मैं, m मास, ठीक है। एरिया सेम है, डेंसिटी सेम है, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, एरिया डेंसिटी, सरफेस एरिया, सरफेस मास डेंसिटी सेम है, सरफेस मास डेंसिटी सेम है, यानी मैं कांस्टेंट ले लेता हूँ यहाँ पर। दोनों की एरिया सेम है, दोनों का द्रव्यमान भी सेम है, ये लो मैं आपको और आसान बना देता हूँ, ये भी m है ये भी m है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं पर आएगा ऊपर से यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे की बात करें, इसकी बात करते हैं। ये पूरा 10 सेंटीमीटर है भाई, ये पूरा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से इसका सेंटर ऑफ मास आएगा यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर। यहाँ से आता कितना होगा 5 सेंटीमीटर, कितना होगा 5 सेंटीमीटर। तो इस पूरी आकृति का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। इसका भी मास है। इन दोनों सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी देखो कितनी है। अब थोड़ा ध्यान से देखो दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक है 1, यहाँ से यहाँ तक है 5, तो टोटल दूरी है 5, सॉरी टोटल दूरी है 6। यहाँ से यहाँ तक है 1 और यहाँ से यहाँ तक है 5, टोटल दूरी हो गई 6, टोटल दूरी हो गई 6। यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 5, टोटल दूरी हो गई 6। ये भी मास m है, ये भी मास m है, दोनों के बीच की जो दूरी है वो 6 है। मैं आपको बोलूँ कि इस और इस मासेस को मिलाकर यदि आपको एक सिस्टम बनाना हो तो आप उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ निकालेंगे, आप उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ निकालेंगे? आसान है। अरे भाई एक मास यहाँ मान लिया, एक मास यहाँ मान लिया, दोनों बराबर है और इनको एक लाइन ज्वाइन कर रही है, सेंटर ऑफ मास इस लाइन ज्वाइन वाली पे, जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही है आपस में मिला रही है इन दोनों को, उसी ज्वाइनिंग लाइन पर आपका सेंटर ऑफ मास आएगा। और जब दोनों मास बराबर होते हैं तो सेंटर ऑफ मास किधर आता है?
बीच में आता है। और यदि भारी और हल्का हो तो सेंटर ऑफ मास किधर आता है, भारी वाले के साइड आता है। तो यहाँ पर तो फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है, दोनों के बीच की दूरी 6 है, ये लाइन दोनों को जोड़ रही है, तो इसी लाइन पर 3 सेंटीमीटर पर आपका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। 3 सेंटीमीटर पर सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, यानी 1 और यहाँ से मैं 2 और ले लूँ तो सेंटर ऑफ मास आपका यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर। ये इस पूरे का सेंटर ऑफ मास होगा, इस पूरे का सेंटर ऑफ मास होगा। यानी आप इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लीजिए, इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लीजिए, और फिर आप चाहो तो आप एक्ससीएम का फॉर्मूला यूज़ कर लो, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाय, लेकिन ये तो y लाइन है तो मैं y लिख देता हूँ, ycm y1 y2 m1 प्लस m2, नो प्रॉब्लम। आपकी इच्छा हो जैसे कर लो। आप ओरिजिन यहाँ मानना चाहते हो यहाँ मान लो, यहाँ मानना चाहते हो यहाँ मान लो, यहाँ मानना चाहते हो यहाँ मान लो, आपकी इच्छा हो यहाँ मान लो। आप y1 y2 की वैल्यू रख दो तो भी आंसर वही आएंगे जो यहाँ पर आएगा। बाय फॉर्मूला भी वही आंसर आने वाले हैं, जो इस तरीके से आपसे ट्रिक की सवाल जो है ये एक ट्रिक की तरह से आप कर रहे हो, यानी एक कॉन्सेप्ट की तरह से फटाफट कर सकते हो। ठीक है, आसान सा होगा। जिन्होंने सेंटर ऑफ मास की क्लास देखी नहीं है अभी तक उन्हें थोड़ा टफ लगेगा, तो आप पहले सेंटर ऑफ मास के पूरे कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, चलिए इसी सवाल को हम थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं, इसी सवाल को हम थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं। अब आप कहेंगे सर कैसे डिफिकल्ट, क्या ही आप करते हो, पेपर वाले ही काफ़ी बना देते हैं डिफिकल्ट, आप वो डिफिकल्ट बनाने में जुटे हो। मैं ये सवाल इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि जब ये सवाल मैं बताता हूँ तो एक बार में अधिकतर बच्चे समझ जाते हैं, जिनको थोड़े बहुत को समझ में नहीं आता वो दूसरी बार में समझ जाते हैं। लेकिन जब इसी टाइप का दूसरा सवाल बनता है, किस टाइप का, इस टाइप का, देखो मैं आपको यहाँ बताता हूँ, यहीं बता देता हूँ मैं आपको। मैं कहूँ कि भाई ये तो है 10 सेंटीमीटर, यह है 4 सेंटीमीटर, यह है 2 सेंटीमीटर, और यहीं है 8 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक है 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक है 4 सेंटीमीटर। हम ये सोचते हैं कि आधा आधा कर दो, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ निकल जाएगा, ये 2 सेंटीमीटर पर, नीचे भी आ गया 2 सेंटीमीटर, ये पूरा 8 है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ जाएगा 4 सेंटीमीटर पर, और हम सीधा सीधा सेंटर ऑफ मास निकाल देंगे 4 और 2 6 सेंटीमीटर करके, 4 और 2 6 सेंटीमीटर करके, सीधा सीधा सा हम आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर जो गलती होती है वो देखिए, सेंटर ऑफ मास यही है ना हमारा उत्तर। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। मान लो मैंने ओरिजिन यहाँ मान लिया, ओरिजिन पॉइंट यहाँ मान लिया, मूल बिंदु आपका मैंने इस जगह माना है भाई, इस जगह। ठीक है, मूल बिंदु मैंने इस जगह माना है, यहाँ से सेंटर ऑफ मास मुझे चाहिए, लोकेशन भी मैं परफेक्टली आपको बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो, इसका एरिया 10 × 4 40 है, जबकि इसका एरिया लंबाई आपकी 8 है, चौड़ाई इसका 2 है, यानी 16 ही है। इसका एरिया और इसका एरिया बराबर नहीं है। जब एरिया बराबर नहीं है, यदि मैं कहूँ कि सरफेस का डेंसिटी सिग्मा कांस्टेंट हो, अब कई लोगों को नहीं पता है, मैं फिर दोबारा बता देता हूँ, सिग्मा यानी मास पर यूनिट एरिया, एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान, एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान। और यदि ये कांस्टेंट भी है तो इसका एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया कम है, तो मास बराबर नहीं आ सकता। जब मास बराबर नहीं आ सकता, द्रव्यमान बराबर नहीं आ सकता, तो आपने दोनों के बीच में पॉइंट कैसे निकाल लिया, दोनों के बीच में पॉइंट कैसे निकाल लिया, 4 2 6, अरे सेंटर ऑफ मास तो 3 सेंटीमीटर पर जाएगा। गलत 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 गलत। इस पॉइंट का सेंटर ऑफ मास मतलब इस पूरे एरिया का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, इस नीचे वाले एरिया का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, और दोनों के बीच में दूरी 2 और 4 6 है, यहाँ से यहाँ तक की 4 है, आधी दूरी 4 और 2 6 का बीच का होता है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए ठीक है, हम सोचेंगे 3 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ मास आएगा। ठीक है, कभी कभी भूल जाते हैं हम, हो जाती है छोटी छोटी गलतियाँ। ठीक है, चलो, लेकिन हम पहले वाले की तरह करेंगे तो हमारे पास 3 सेंटीमीटर का आंसर आ रहा है। अब दिक्कत ये है, ठीक है, ये सही है। अब हम हमारे तरीके से करते हैं। यदि एरिया अलग अलग है तो हम एरिया वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यदि एरिया अलग अलग है तो हम एरिया वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और एरिया वाला फॉर्मूला होता है a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइड बाय a1 प्लस a2।
हम करा चुके हैं ये। देन YCM इक्वल्स टू एरिया, इसका एरिया कितना है भाई 10 इंटू 4 40 है। Y1 कोऑर्डिनेट्स, इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कितना है, y वाले एक्सिस में चलते हैं, y वाले एक्सिस में चलते हैं, इसको मैंने y एक्सिस ही ले रखा है ना भाई, y एक्सिस ही तो है ये सीधी लाइन y एक्सिस है। तो नीचे आए तो -2 है तो हमने लिखा -2 प्लस एरिया 2, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आता है 16। Y2 दूसरे वाली जो बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, दूसरी वाली ये जो बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, इस लाइन से 4 सेंटीमीटर नीचे। तो इस ओरिजिन से कितना होगा 4, तो ये 4 ये माइनस के 8 आएंगे, हम लिखेंगे -8 डिवाइड, टोटल मास लिखना है हमें, सॉरी टोटल एरिया निकला है, और टोटल एरिया कितना है 10 इंटू 4 40 प्लस 8 इंटू 2 16 एंड YCM इक्वल्स टू, अरे काय करो छो भाया, काय करो छो भाया, ध्यान दो अपना यहाँ पर, पूरा ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर एरिया नहीं है बराबर, तो आपको फॉर्मूला लेना पड़ेगा एरिया वाला। यदि एरिया बराबर होता, सिग्मा बराबर होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, हम डायरेक्टली कर लेते, लेकिन यहाँ पर एरिया बराबर नहीं है, इसीलिए तो ये सवाल लेके आया हूँ मैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम बात करते हैं -80, 16 की बात करें, हाँ 128 होते हैं ना भाई, कभी कभी तो क्या हो ही जाता है, और यहाँ पर होते हैं 56। ठीक है, YCM इक्वल्स टू, दोनों को ऐड कर लेते हैं, 8 8 2 10 1 2 208 माइनस का 56, काटना चालू करें। ठीक है भाई, 8 से चालू करते हैं, -8 दूनी 16, 8 दूनी 16 से कट गया, फिर आपके पास बता 4 8 सिंग 48 8 7 56। ठीक है, इससे काट दिया, आपने लिखा -7 दिया 21, आपके पास रहेगा 5 7 7 49 अप्रॉक्सीमेटली माइनस का 3.7, और अब इस पॉइंट से ओरिजिन से 3.7 आएगा, ये पहले 3 सेंटीमीटर आ रहा था, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है 2 से थोड़ा सा आगे 3 लगभग यहाँ पर 3.7, यही आपका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है। इस लाइन पर नीचे आओगे तो 3.7 जहाँ आएगा वहाँ आपका सेंटर ऑफ मास आएगा, जबकि पहले कहाँ आ रहा था सेंटर ऑफ मास 3 सेंटीमीटर, कहाँ आ रहा था 3 सेंटीमीटर। फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, सवाल में फर्क पड़ता है, और ऐसा ही पड़ता है, सोचना है आपको, सोचना है आपको। ये कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से है भाई, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से यहाँ तक 6 है तो 3 आ गया, ऊपर से जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 2 और 3 5, 2 + 3 5, ये सेंटर ऑफ मास है फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओ पॉइंट, इस ओ पॉइंट से पहले 5 पे आ रहा है यहाँ से, और यहाँ से देखा जाए तो 3.7 पे आ रहा है, यानी सेंटर ऑफ मास ऊपर के सक गया है। ऊपर क्यों किसका, क्योंकि सेंटर ऑफ मास उस साइड रहता है जिधर मास ज़्यादा होता है। ठीक है, जिधर मास ज़्यादा होता है। यदि आपका सिग्मा सेम है ना, मास पर यूनिट एरिया सेम है, एकांक द्रव्यमान, एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान यानी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसके पास मास भी तो ज़्यादा होगा। यदि मास यानी द्रव्यमान समान रूप से फैला हुआ है, ठीक है, समान रूप से फैला हुआ है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर पे मैंने कहा 1 किलो है, तो जिसका 5 मीटर स्क्वायर होगा उसके पास 5 किलो होगा, जिसके पास 4 मीटर स्क्वायर होगा उसके पास 4 किलो होगा, जिसके पास जितना एरिया होगा उतना ही तो ज़्यादा द्रव्यमान होगा, और इसका मतलब इसके पास एरिया ज़्यादा है तो इसके पास द्रव्यमान भी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो सिली मिस्टेक्स हम करते हैं, ठीक है, ये सिली मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब आगे थोड़ी सी कहानी को बढ़ाते हैं। ठीक है, अब आगे थोड़ी सी कहानी को बढ़ाते हैं। यदि मास आपका फैला हुआ होता है, मास आपका फैला हुआ होता है, ठीक है, और मैं कहूँ कि नहीं आपकी डेंसिटी सेम होती है जब तो आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, बट डेंसिटी सेम ना हो, डेंसिटी सेम ना हो तो क्या करें। चलिए मैं आपको एक बात सवाल लेता हूँ। ठीक है, एक रोड है, सीधा सीधा सवाल ही लिख लेते हैं भाई, एक रोड है, एक रोड है, ठीक है, जिसका मतलब उसका नाम है यूनिफॉर्म रोड, जिसका मास इक्वली फैला हुआ है, डेंसिटी आपकी कांस्टेंट है, मास इक्वली फैला हुआ है, डेंसिटी यहाँ पर कांस्टेंट है। रोड के केस में लंबाई ज़्यादा होती है, क्षेत्रफल कम होता है, तो यहाँ पर लैम्डा आता है, जिसे हम बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी।
ठीक है। रेखीय द्रव्यमान घनत्व, रेखीय द्रव्यमान घनत्व, इसका मतलब होता है एकांक लंबाई का द्रव्यमान, यानी 1 मीटर लंबाई पर यदि 1 किलो है तो 2 मीटर लंबाई पर 2 किलो होगा, 3 मीटर लंबाई पर 3 किलो होगा तो 5 मीटर लंबाई पर 5 किलो होगा, तो 10 मीटर लंबाई पर 10 किलो होगा, तो एल लेंथ पर एल किलो होगा। एल लेंथ पर एल किलो होगा भाई, 1 मीटर पर यदि 1 किलो है तो एल लेंथ पर कितना होगा, एल मीटर पर आपके पास एल किलो हो गया। सीधी सी बात है। मैं कहूँ कि ये ओरिजिन आपका वो पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास निकालो। यदि द्रव्यमान समान रूप से फैला हुआ है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। द्रव्यमान समान रूप से फैला हुआ है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये लो, सिंपल सा एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पर काटेगी और वहीं आपका सेंटर ऑफ मास आएगा, यानी आधी दूरी पर L/2। सिंपल सी बात है। लेकिन सवाल को थोड़ा सा घुमाया जाए, अब आगे बढ़ते हैं अपन। सवाल को थोड़ा सा घुमा कर मैं ऐसे कह दूं कि जो लैम्डा है ना, ये कांस्टेंट नहीं है। ये जो लैम्डा है ना, लैम्डा, ये आपको अल्फा एक्स दे रखा है। लैम्डा जो है वो आपको अल्फा एक्स दे रखा है। अब लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, ये हम पहले 12th क्लास में, जहाँ पे चार्ज डेंसिटी आती है, आवेश घनत्व आते हैं, यानी सतत आवेश वितरण, जहाँ पर बोलते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसी की तरह है, सेम टू सेम। तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल मास डिवाइड बाय टोटल लेंथ। मेरे पास dm मास है तो मैं लूँगा dx लेंथ, सीधी सी बात है। अब ऐसी जगह क्या किया जाए, अब ये कहाँ पर आता है मैं ऐसे बता देता हूँ। बेसबॉल का डंडा देखो, वो कुछ ऐसा आता है, आगे से मोटा आता है, पीछे से पतला आता है, आगे से मोटा आता है, पीछे से पतला आता है। यहाँ जाए तो हर जगह, हर एक पॉइंट पर मास की वैल्यू बढ़ती जा रही है, द्रव्यमान की वैल्यू बढ़ती जा रही है, द्रव्यमान की वैल्यू बढ़ती जा रही है। अब आपको सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो आप सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, एक्सियम इज इक्वल टू m1 x1 m2 x2 m1 प्लस m2। यदि ऐसे पॉइंट आपको दिए हुए रहेंगे तो आप कैसे निकालेंगे, सभी पॉइंट्स m1 x1, फिर दूसरे m2 x2, फिर m3 x3, m4 x4, ऐसे सबको करेंगे और सबको जोड़ेंगे और आप लिखेंगे सिग्मा mi xi, समेशन, यही तो करोगे, और सिग्मा m, यानी टोटल मास। ठीक है, आई कहाँ से कहाँ तक बदलेगा, 1 से लेकर n तक। खूब सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं, खूब सारे मास हो सकते हैं, आई चेंज होगा 1 से लेकर n तक। लेकिन ये तब काम करता है जब आपके पास फिक्स हो m1 m2 m3 m4, लेकिन हमें तो यहाँ पता ही नहीं है कितने टुकड़े करने हैं, यानी इनफाइनाइट तक हम जा सकते हैं। और जब ऐसा केस आता है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। और उस कंडीशन में एक्सियम का फॉर्मूला हो जाएगा, डिस्टेंस नहीं वेरिएबल है, यहाँ पर वेरिएबल है मास। वेरिएबल कौन है, मास। बदल कौन रहा है, बार बार हर कदम पे मास बदल रहा है, तो हम यहाँ पर लेंगे इंटीग्रेशन x dm डिवाइड बाय dm, इंटीग्रेशन dm, ये आपका एक्सियम का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे समेशन की बजाय क्या यूज़ करोगे, इंटीग्रेशन यूज़ करोगे। समेशन की बजाय क्या यूज़ करोगे, इंटीग्रेशन यूज़ करोगे। वैसे ही YCM का फॉर्मूला आपका हो जाएगा y dm डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। ये लो, अब इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपके चालू हो गए। तो जब मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो, मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो और आपको पॉइंटों पर m1 x1 m2 x2 m3 x3 ऐसे ना निकाल सको, यानी जहाँ पर पॉइंट मास नहीं दिया हो, मास ऐसे फैला हुआ हो, बहुत जगह फैला हुआ हो। अब वो कैसे भी फैल सकता है, यूनिफॉर्मली भी फैल सकता है, नॉन यूनिफॉर्मली भी फैल सकता है, एक समान रूप से भी फैल सकता है और असमान रूप से भी फैल सकता है। तो उस कंडीशन में जहाँ पे द्रव्यमान एक जगह नहीं माना जा सकता, फैला हुआ माना जाए, वहाँ पर फिर हमें इस टाइप के फॉर्मूले यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे बेसबॉल का डंडा, वरना मैं ऐसे ही ले लेता, इस किनारे का m1 मास ले लेता, इस किनारे का मैं m2 मास ले लेता, बीच में निकाल देता। लेकिन यहाँ पर देखो मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, नहीं तो मैं बीच वाला पॉइंट ले लेता, जैसे अभी रोड के लिए लिया मैंने, क्योंकि वहाँ पे मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा था। आगे मेरी बात समझ में, ठीक है। चलिए 1-2 सवाल करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो तब आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए इंटीग्रेशन के फॉर्मूला से भी कहानियाँ बता देते हैं आपको। तो हमारे सवाल पे आते हैं थोड़ा सा। अब की बार भी मेरे पास रोड है, अब की बार भी मेरे पास रोड है, लेकिन कुछ रोड ऐसी है, ये लो, जिस पर लेंथ के हिसाब से मास चेंज होता जा रहा है, जिस पर लेंथ के हिसाब से मास चेंज होता जाता है। और ये मैंने लेंथ ले ली एल। अब क्या करें, अब कुछ नहीं करेंगे, अब हम यहाँ पर एक एलिमेंट मानेंगे।
एक टुकड़ा मानेंगे। मान लिया यहाँ से यहाँ तक उस टुकड़े की लेंथ है x, ये हमारा ओरिजिन है, मूल बिंदु है, और ये जो मोटाई है ये है dx। ठीक है, पूरे का द्रव्यमान m है, पूरे का द्रव्यमान m है, पूरी लंबाई l है, तो m बटा l को हम बोलते हैं लैम्डा। इतने से की बात की जाए तो लैम्डा बराबर हो जाएगा dm/dx। ठीक है, छोटे टुकड़ा का द्रव्यमान बटा छोटे टुकड़े की मोटाई। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें, लैम्डा तो है, हम यहाँ से यदि dm की वैल्यू निकाले तो हमारे पास आएगा लैम्डा dx, लेकिन लैम्डा तो बदल रहा है, लैम्डा तो बदल रहा है, जैसे x बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लैम्डा की वैल्यू चेंज होती जा रही है, और वी कैन से दैट dm इज इक्वल टू अल्फा x dx। dm की वैल्यू ये हो जाएगी हमारे पास, लैम्डा की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दी मैंने। ठीक है, मुझे एक्सियम चाहिए, और एक्सियम के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, x dm डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। एक्सियम इक्वल टू x तो x ही रहेगा यहाँ से यहाँ तक, अरे इस टुकड़े की, इस अल्पांश की, इस एलिमेंट की जो डिस्टेंस हो क्या x ही तो है, लेकिन इसका मास कितना है, अल्फा x dx डिवाइड, अब यहाँ पर फिर dm है तो dm की जगह फिर लिखोगे आप अल्फा x dx। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अल्फा से अल्फा काटेंगे, x मत काट देना, अभी इंटीग्रेशन होना बाकी है इसलिए x मत काट देना। ये जिन चीज़ों का इंटीग्रेशन होता है उनको हम डायरेक्ट नहीं काटते, पहले इंटीग्रेशन करेंगे फिर बाद में काटापेटी करेंगे। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सियम, ये अल्फा अल्फा तो एक वैल्यू थी इसलिए मैंने काट दी। ऊपर तो आपके पास बचता है x² dx और नीचे आपके पास बचता है x dx। आप सोचो dx से dx उड़ा दो, फिर बचेगा क्या आपके पास। ठीक है, थोड़ा सा मैथ्स के बेसिक समझना ढंग से। x चेंज कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक चेंज हो रहा है, यानी 0 से लेके l तक, 0 से लेके l तक, 0 से लेके l तक, तो 0 से लेके l तक। ठीक है, अब यहाँ तो हो जाएगा x³ 3 0 से लेके l तक, और नीचे बात करेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा x³ 3 0 से लेके l तक। अब गलत कर दिया हमने, यहाँ पर अकेला x है, अकेला x का इंटीग्रेशन x² 2 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सियम l³ 3 और x की जगह फिर आ जाएगा l² 2। अब 0 रखने का तो कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, इससे ये कट गया और एक्सियम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2l/3। जहाँ पे मास बदलता जा रहा है, आपकी डेंसिटी चेंज होती जा रही है, आपकी डेंसिटी चेंज होती जा रही है, तो वहाँ पर इस टाइप से आपको सवाल निकालना पड़ेगा, सॉल्व ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए। चलिए एक सवाल और करते हैं, एक सवाल और कर लेते हैं, एक सवाल और कर लेते हैं। चलिए चलिए, लेकिन चलिए अब हम बात करें रिंग वलय की। तो ये ना रिंग भाई, मेरे पास रिंग ऐसा ही तो आता है। ये लो, हाँ थोड़ी डिजाइन मेरी ज़्यादा अच्छी है, तो फिर भी घमंड नहीं किया देखो मैंने कभी, है ना, समझ गए। कार्टून वार्टून बन जाते मेरे से बिना कुछ करे, लेकिन अब क्या करें, आजकल तो टिकटॉक से लेके रील्स तक का ज़माना है, लोग सारे अपना मुंह बनाते हैं, सभी अपने आप को कार्टून बनाने की कोशिश करते हैं, सभी क्या क्या एक्सप्रेशन देते हैं, मतलब उनका टैलेंट है वो बना लेते हैं। यहाँ तो बनता ही नहीं है, यहाँ तो एक्सप्रेशन ही पता नहीं, ऐसे खड़ूस जैसे निकलते हैं हमेशा। लेकिन फिर भी देखो यहाँ डायग्राम एकदम ऐसे कुछ भी बनाओ कार्टून ही बनता है, क्या टैलेंट है। चलिए ये रिंग है भाई आपके पास, इसका पूरे का मास है m, पूरे का मास है m, मुझे चाहिए सेंटर मास। देखो सेंटर मास के पहले लोकेशन के बारे में थोड़ा अंदाज़ा लगाते हैं। क्या ये पॉइंट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? नहीं, पूरा का पूरा मास इधर है, इधर कुछ भी नहीं है, तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, हाँ यहाँ सेंटर पॉइंट हो सकता है, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, आधा इधर आधा उधर, आधा इधर आधा उधर। ठीक है, तो सेंटर मास कहीं यहाँ आएगा इस लाइन पर, यानी वाई एक्सिस में आएगा, वाई एक्सिस में आएगा, एक्स एक्सिस में नहीं आएगा, वाई एक्सिस में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमें ज़रूरत है जिसकी, हमें चाहिए एक्सियम, हमें वाईसीएम चाहिए, एक्सियम क्यों चाहिए, हमें चाहिए वाईसीएम। वाईसीएम के लिए हमें फॉर्मूला लेना पड़ेगा वाई डीएम इंटीग्रेशन करके डिवाइड में फिर इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। ठीक है, अब एक एक चीज़ का पता करते हैं। जब हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम आता है तो हम क्या करते हैं, पहले तो एलिमेंट लेते हैं, एक टुकड़ा लेते हैं। ये टुकड़ा मैंने यहाँ पे ले लिया,
ये टुकड़ा मैंने यहाँ पर ले लिया और इसको मैं ऐसे भर देता हूँ ताकि आपको पता रहे। ये टुकड़ा मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। मैंने इसके किनारों को मिलाया तो इसने एंगल यहाँ पर बनाया डी थीटा। कितना एंगल लिया? डी थीटा। रेडियस त्रिज्या तो आ रही है, तो यहाँ से यहाँ तक जिसकी मोटाई होनी चाहिए थी डी एक्स, वो हो जाती है आर डी थीटा। अरे यही तो होती है चाप की लंबाई आर डी थीटा। इसने यहाँ से यहाँ तक एंगल बना रखा है थीटा, इस पूरे डब्बे ने यहाँ से यहाँ तक एंगल बना रखा है थीटा, ठीक है। चलिए आगे कहानी पढ़ते हैं। तो एलिमेंट हमारे पास ये आ गया है। अब एलिमेंट की ऊंचाई कितनी है? एलिमेंट की ऊंचाई कितनी है? तो यदि ये आर है तो यहाँ से यहाँ तक होगा आर कोस थीटा, और इधर से इधर तक यानी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आर साइन थीटा। मुझे तो वाई में वैल्यू चाहिए, तो वाई की वैल्यू हमारे एलिमेंट की आएगी आर कोस थीटा। डीएम मास की बात करते हैं। पूरा मास एम है, पूरी लंबाई कितनी है? आधी परिधि। अरे आधा ही तो सरकमफेरेंस है। पूरा सरकमफेरेंस पूरी परिधि 2 पाई आर होती है, तो आधी कितनी होगी? पाई आर। अरे आधी तो है तो पाई आर हो जाएगी, वैसे 2 पाई आर होती है। अरे पूरे की कितनी होती है? 2 पाई आर। आधे कितनी होगी? पाई आर। सीधी सी बात है। चलिए अब हमारी मोटाई कितनी है? हमारी मोटाई तो आर डी थीटा है, तो मैं लूँगा आर डी थीटा। अरे भाई पाई आर में एम मास फैला हुआ है, तो एक में कितना फैला होगा? 1 मीटर बोल दो, 1 मीटर में फैला होगा एम बाई पाई आर, ठीक है। और हमारी मोटाई तो डी एक्स है, तो डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा आर डी थीटा, ठीक है। डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद में मैंने यहाँ पे लिख दिया आर डी थीटा, तो मेरे पास आ जाएगा एम बाई पाई आर इंटू आर डी थीटा। मान लो मैं कहता कि भाई मेरे पास पूरी लंबाई है एल, तो द्रव्यमान फैला हुआ है एम, 1 मीटर पे आएगा एम बाई एल। डी एक्स मोटाई पे कितना आएगा? एम बाई एल इंटू डी एक्स। एल जो है वो हमारा पाई आर है और डी एक्स जो है वो आर डी थीटा है। सिंपल सी बात है, इतना टेंशन काहे लेते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आर कोस थीटा की बात हो गई। डीएम की बात करें तो हम लिखेंगे एम पाई आर इंटू आर डी थीटा डिवाइड बाय, फिर हमारे पास आएगा टोटल मास। टोटल मास का इंटीग्रेशन तो टोटल मास ही आता है। डीएम क्या होगा? मास का इंटीग्रेशन टोटल यही आएगा। आप यहाँ पर रख दो, रखा के फिर वापस वही निकलने वाला है, तो मैं टोटली एम ही ले लेता हूँ, टोटल मास ही। वाई सी एम इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? पहले तो काटने वाली चीज़ों को काटो। आर से आर कट गया। आपके पास में कौन कौन बाहर आएगा देखो, एक तो आर बाहर आएगा, एक पाई बाहर आएगा। आर बाहर आएगा, पाई बाहर आएगा। आप कहोगे एम कहाँ गया? टोटल मास से टोटल मास काट दिया मैंने, टोटल मास से टोटल मास काट दिया। मेरे पास यहाँ पे बचेगा कोस थीटा डी थीटा। अब आप कहेंगे थीटा, थीटा देखो यहाँ से मैं यहाँ तक आऊँ तो इधर भी बनता है पाई बाई 2, और यहाँ से यहाँ तक आता हूँ तो यहाँ पे भी बनता है पाई बाई 2। यदि ये ओरिजिन ले लूँ मैं, वो पॉइंट ले लूँ, तो ये हो जाएगा प्लस का पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा माइनस का पाई बाई 2। तो मैं लिखूँगा माइनस के पाई बाई 2 से प्लस का पाई बाई 2, एंड वी कैन से दैट वाई सी एम इक्वल्स टू आर बाई पाई। कोस थीटा जो होता है वो होगा माइनस का साइन थीटा, माइनस का पाई बाई 2 से प्लस का पाई बाई 2, एंड वी कैन से दैट वाई सी एम इज इक्वल्स टू आर बाई पाई, आर बाई पाई साइन थीटा। अरे मैंने गलत कर दिया, कोस थीटा का तो प्लस का साइन थीटा होता है। डिफ्रेंशिएशन थोड़ी कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ ना, तो मैं लिखूँगा साइन पाई बाई 2। एक बार तो लिखूँगा साइन पाई बाई 2 माइनस अगेन लिखूँगा साइन पाई बाई 2। कहीं तो मिस्टेक कर दी है, सही है ना? गलत है, हमसे मिस्टेक हो गई है, हमसे मिस्टेक हो गई है। क्या मिस्टेक हुई मैं बताता हूँ। यहाँ साइन बाई पाई बाई 2 नहीं है, यहाँ साइन का माइनस का पाई बाई 2, माइनस बाहर निकलेगा एंड वाई सी एम इक्वस्ट हो जाएगा आर बाय पाई 1, ये माइनस यहाँ से हटके यहाँ आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 1, 1 हो जाएंगे 2, एंड वाई सी एम इक्वस्ट हो जाएगा 2r बाय पाई, 2r बाय पाई, यानी कहीं पर यहाँ पर सेंटर ऑफ मास आएगा जो कि यहाँ से यहाँ तक वाई सी एम हाइट पर होगा, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा 2r बाय पाई, 2r बाय पाई। ठीक है, इस तरीके से निकाला जाता है, बट डेरिवेशन ज़्यादा हमारे काम में आती नहीं है। बट आप फॉर्मूला यूज़ करें, तो मैं कुछ कुछ चीज़ों के आपको फॉर्मूला लिखा देता हूँ। ठीक है, इसे तो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, बट कुछ कुछ चीज़ों के मैं फॉर्मूला आपको लिखा देता हूँ ताकि जनरली हम आपस में कनेक्ट कर सके, काम में ले सके फॉर्मूला को और फटाफट न्यूमेरिकल कर सके। ठीक है, चलिए तो हम अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो हमने निकाला है। पहला फॉर्मूला हमने निकाला रोड का,
रोड का, जिसका लैम्डा कांस्टेंट है, उसका हमारे पास सेंटर ऑफ मास है L/2 डिस्टेंस पे, L/2 डिस्टेंस पे। ठीक है, मैं एक एक चीज़ लिख देता हूँ। दूसरा, फिर हमने लैम्डा के लिए फॉर्मूला लिया अल्फा एक्स वाला, और उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला आया था सेंटर ऑफ मास की लोकेशन का, वो XCM जो आया वो हमारे पास आया था 2L/3। ठीक है। तीसरा, हमने लिया रिंग यानी वलय, और वलय जब लिया हमने कुछ ऐसा, मैं यहाँ पे डायग्राम के साथ में ड्रॉ कर देता हूँ, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर आया, यहाँ पर, और जिसकी वैल्यू हुई YCM = 2r/π, ये तुम्हारा ओरिजिन O। ठीक है। वैसे ही यदि मैं इस रिंग का कुछ भाग काट लूँ, कुछ भाग काट लेता हूँ, इतनी ही छोड़ता हूँ रिंग को मैं, सेगमेंट ऑफ रिंग, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ R है, मैंने यदि इधर भी एंगल थीटा लिया है तो इधर भी एंगल लेना पड़ेगा मुझे थीटा। अब क्या किया जाए, तो इस केस में सेगमेंट ऑफ रिंग, ठीक है, रिंग का छोटा सा टुकड़ा हमने काट लिया है, उसमें से भी छोटा सा टुकड़ा हमने ले लिया है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है, यहाँ कहीं YCM आएगा, आपका आएगा इसी लाइन पे, और YCM का फॉर्मूला हो जाएगा R sin θ/θ। इनको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। आप ले लो डिस्क या प्लेट कह दो, प्लेट कह दो, डिस्क कह दो, प्लेट कह दो, हाफ डिस्क, हाफ डिस्क ऐसे, हाफ डिस्क, ये पूरी भरी हुई है भाई, रिंग की तरह नहीं है, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी इसी पॉइंट पर आएगा। सिमेट्री है ना भाई, कहीं तो इस पॉइंट पर आएगा, और उस पॉइंट का फॉर्मूला होगा 4r/3π। लोकेशन आपकी हो जाएगी 4r/3π। ठीक है। यदि मैं इसमें से भी काट लूँ थोड़ा सा, सेक्टर, त्रिज्यखंड जिसको बोलते हैं अपन, ये लो सेक्टर, त्रिज्यखंड ऐसे काटते हैं ना, थोड़ा सा काट लेते हैं, और यदि इसको थोड़ा सा यहाँ मिला था तो बन जाता है वृत्तखंड। ठीक है, हमने पढ़ा है ये सब। ठीक है, सेगमेंट। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर बात करते हैं हम, थोड़ा सा एंगल इसने लिया है थीटा, मान लेता हूँ, आधा आधा करके भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सीधा YCM का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और फॉर्मूला होता है 2r sin θ/3θ, 2r sin θ/3θ। 1 2 3 4 5 फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिखा दिए, और भी मैं आपको लिखा रहा हूँ, थोड़ा सा काम की चीज़ें हैं। ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिएगा, बड़े काम में आने वाली ये चीज़ें। ठीक है, वरना आप बाद में रोटेशनल मोशन जब पढ़ोगे, घूर्णन गति जब पढ़ोगे, तो वहाँ फिर आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज महसूस होगी, फिर बाद में मत कहिएगा कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए अब मैं डिस्क पर आ गया हूँ, तो मैं ले लेता हूँ होलो हेमिस्फीयर, खोखला अर्धगोला, खोखला अर्धगोला कुछ ऐसा बनेगा, ये लो, और इसका भी सेंटर ऑफ मास यहीं कहीं आएगा। YCM के लिए मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ r/2, बस हो गया, सीधा r/2 चलना है। अब मैं लिखूँ सॉलिड यानी ठोस अर्धगोला, ठोस अर्धगोला, ठोस अर्धगोला भाई पूरा भरा हुआ रहता है ऐसे। मैंने कहा ना अपनी डिजाइनें थोड़ी माशाल्लाह बहुत खतरनाक है, कार्टून जैसी है, तो आप ऐसे मत कहो। ठीक है, चलिए, भगवान की दृष्टि से, भगवान की कृपा से जो भी बनता है कार्टून बन जाता है। ठीक है, जो भी बनाता हूँ कार्टून जैसा ही बनता है, कोई बात नहीं। लेकिन इसके लिए YCM का फॉर्मूला होगा 3r/8। ठीक है, ऐसे यदि कोण ले लो, कोण जानते हो ना, शंकु, होलो कोण यानी खोखला शंकु, तो उसके लिए भी देखो यहाँ पर, अरे यही तो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यहीं कहीं आएगा, और यहीं कहीं आएगा, तो मैं YCM की यदि बात करूँ तो मैं लिखूँगा h/3, पूरी हाइट का h/3। इसमें 2 हाइट होती है, ये एक इधर भी होती है, आपको पता हो तो। ये हाइट नहीं लेनी है, ये लेंथ नहीं लेनी है, ये लेनी है हमें।
तिर्यक लंबाई बोलते हैं इसको वैसे, ठीक है, और एक बोलते हैं सॉलिड। सॉलिड की बात करें, ठोस की बात करें, तो ये YCM का फॉर्मूला हो जाएगा H/4। बस हो गया यहाँ पर ख़त्म, ठीक है, ये हो जाएगा H/4। अब मैं थोड़ा सा वीडियो चेक कर लेता हूँ, क्योंकि कभी कभी वीडियो चलते चलते रुक जाता है, वरना क्लास अभी स्टॉप हो जाएगी और पता भी नहीं लगेगा। हम रिकॉर्ड में भी करते रहेंगे और रिकॉर्ड भी नहीं होगी। 1 मिनट थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है। चलिए भाई, वीडियो रिकॉर्डिंग तो चल रही है, अब 1-2 सवाल और कर लेते हैं। फिर आगे कहानी तो हमें करनी है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपके यहाँ पर, ठीक है। आज की क्लास को मैं सोच रहा हूँ इतनी रखते हैं, ठीक है, आज की क्लास इतनी रहेगी। नेक्स्ट क्लास में हम कोलिजन करेंगे, तो कोलिजन से चलो नेक्स्ट क्लास में जब कोलिजन करेंगे तो उसमें पहले आपको एक्सप्लोजन थोड़ा सा बता दूंगा मैं, विस्फोट, जहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है, ठीक है। विस्फोट टाइप के जो सवाल आते हैं जहाँ पर संघट होता है, टक्कर होता है, या विस्फोट टाइप के सवाल आते हैं, वहाँ पर आपका जो रेखीय संवेग होता है वो संरक्षित होता है। तो वो उस टाइप के जो सवाल बनने वाले हैं, उस टाइम में हमेशा आपका जो P है, P=mv, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि हमको पता है P जब कांस्टेंट रहेगा जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, तो जब एक्सटर्नल फोर्स होते नहीं है और इंटरनल फोर्स की मौजूदगी में यदि कुछ होता है, तो सेंटर ऑफ मास का कोणीय संवेग हमें, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन 0 होता है, और वेलोसिटी जो भी होती है वो कांस्टेंट होती है। उसकी वजह से पूरे सिस्टम का जो आपका लीनियर मोमेंटम होता है, पूरे सिस्टम या पूरे निकाय का जो रेखीय संवेग होता है वो कांस्टेंट होता है। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। यदि इंटरनल फोर्सेस है, यदि आंतरिक बल है, तो सेंटर ऑफ मास को त्वरित नहीं कर सकते, एक्सेलरेट नहीं कर सकते। यदि एक्सेलरेशन नहीं होगा तो वेलोसिटी नहीं बदलेगी। यदि आपका सेंटर ऑफ मास रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रह जाएगा, यदि चल रहा है किसी भी वेलोसिटी से तो उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। और यदि वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो पूरे सिस्टम यानी पूरे निकाय का मोमेंटम कभी नहीं बदलेगा। मोमेंटम क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि पूरे निकाय यानी पूरे सिस्टम का मोमेंटम हम ऐसे लिखते हैं, mvcm। यदि यही नहीं बदला, ये m टोटल होता है भाई, m टोटल। यदि VCM ही नहीं बदला तो सिस्टम का मोमेंटम किसी भी तरीके से नहीं बदल सकता है। समझ में आपको बात? तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्लियर है? तो आज की क्लास में हम इतनी बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी कोलिजन पर बेस्ड होगी, और कोलिजन के साथ में हम एक्सप्लोजन से रिलेटेड 2-4 अच्छे सवाल कर लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम कोलिजन की ओर मूव करेंगे, यानी कोलिजन का इंट्रोडक्शन हम जरूर ले लेंगे उस क्लास में, ठीक है। तो दीजिए आज्ञा आज की क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सुपर डुपर कॉन्सेप्ट के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।